के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा खास विषय है। हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आइए चलते हैं चौपाल में। आपको बता दें, आज का जो हमारे कार्यक्रम होगा वो कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में होगा। हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे किसान भाई मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन ये एक अवधारणा आई थी कि हम लोग देख रहे थे कि आज से 5-10 साल पहले देखते थे कि सुबह जब सर्दी होती थी तो सुबह सुबह आपको सुबह उठते थे तो पूरा फॉग नज़र आता था, पूरा कुहासा नज़र आता था। तो ऐसा लगता था कि पूरे बादल में जो हमारी पूरी कुछ दिख नहीं रहा, आगे चल रहा है कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबका श्रेय जाता था कि क्यों, अधिकतर भाई से किसानों ने इस फसल को जलाया होगा, ये धुआं है। तो जिससे कि जिसका असर हमारे स्वास्थ्य में भी पड़ रहा था और साथ ही साथ फसल के स्वास्थ्य में भी पड़ रहा था और साथ ही फसल का उत्पादन पड़ रहा था। तो इसी क्रम को हम कम करने के लिए, जब धान जलाते हैं, गन्ने की पत्ती जलाते थे, उसको कम करने के लिए हमने ये परियोजना लाई गई। इस परियोजना का मेन मकसद ये था कि जो हमारे अवशेष हैं उनको किसी तरीके से मिट्टी में मिला करके उनका उसको स्वास्थ्य अच्छा किया जाए और साथ ही साथ ह्यूमन की स्वास्थ्य भी बढ़े और साथ ही साथ इस देश की रक्षा हो सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? और ऐसा है, ज़्यादातर हम चारे के रूप में काम में ले लेते हैं। यहाँ धान का पुआल हुआ तो उसको भी चारे में पशु खा लेते हैं, तो वो पशु आहार में काम आ गया
और फिर उसके जो कुछ भी खाद वगैरह उनसे प्राप्त होती है वो खेत में चली जाती है। और ऐसे ही गेहूँ में सारा भूसा पशुओं के काम में आ जाता है। यहाँ कोई अवशेष हम नहीं जलाते, कोई ऐसी कोई हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले जलाते थे? नहीं, जलाने की हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं, सब चारे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ की तो ये बात है। पहले भी आप ऐसे किया करते थे? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो फसल के अवशेष को पहले भी नहीं जलाते थे, पशु को चारे के रूप में देते थे। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? जी हम फसल के अवशेष को ज़्यादातर तो गांव में सब लोग चारे में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमने क्या शुरू करा है कि जो फसल का अवशेष है या हमारे जो बाग है उसके पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनका हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। उसमें हमारे उसके फसल के अवशेष भी डालते हैं उसमें फसल के अवशेष भी आ जाते हैं, हम गोबर में मिक्स करके उनको उसमें यूज़ लेते हैं, मल्चिंग के रूप में कर लेते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से जो ये डिकम्पोजर मिला है उसके स्प्रे से भी उन फसल अवशेष का प्रबंधन हो सकता है। आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसमें भी आपको फर्क महसूस हुआ? जी हाँ, उससे उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ी है और पेड़ों पे देखने में उनमें जो शाखाएं नई शाखाएं फूटी हैं उनमें भी देखने में अच्छा प्रभाव पड़ा है उसका। आपको ऐसा लगा कि उत्पादन जो है आपका उत्पादन में भी वृद्धि आई हो? जी हाँ, उसकी क्वालिटी में सुधार आया है, उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी में भी सुधार आया है। जब मार्केट में लेके जाते हैं तो उसका दाम आपको उचित मिल रहा है? स्टार्टिंग में आपको दाम उचित मतलब जो सिमिलर है वो वही मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे जैसे क्वालिटी लोगों को पसंद आएगी तो आपका दाम ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अच्छा दाम मिल रहा है? जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को वो वर्मी कंपोस्ट बनाकर वो उसका प्रबंध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फसल के जो अवशेष हैं वो जब उन्होंने प्रबंध करा वर्मी कंपोस्ट बनाकर तो उनका जो खेत में देते हैं तो उनका एक तो उत्पादन भी अच्छा हुआ, साथ ही साथ उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ी है। तो कह रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं? जी सर, चारे के में यूज करते हैं। पहले कभी आग लगाया करते थे? कभी नहीं आग लगाया। कि गांव में कभी देखा कि आग लग रही है? गांव में कभी पहले पता ही लगाते थे आग, अब कोई नहीं लगाता सर। पहले लगाते थे? अब नहीं लगा रहा है। तो जो ये कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करो, आग मत लगाओ, तो आपको ये लगता है कि लाभकारी है? ये लाभकारी है। अब कोई आग लगाते ही नहीं। पहली बात तो आप पशु के चारे में यूज करते हैं। देखिए हमारे किसान भाई पशु के चारे में यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ ज़्यादातर फसल अवशेषों को जो है चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो बचा कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम रूटावेटर वगैरह से खेत में प्रबंध कर देते हैं, जो देते हैं और वो गल सड़ के खेत का जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। और जो आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? हम धान हैं, गेहूं हैं और जो मक्का वगैरह है उसको। तो धान गेहूं जो मक्का की आप फसल ले रहे हो, क्या आप उसमें बाहर से रसायन डालते हैं? बाहर से रसायन डालते तो हैं, पहले ज्यादा डालते होंगे। हाँ, अब उसकी मात्रा कम हो गई। कम डालते हैं। तो आपका खर्चा तो पहले ज्यादा होता था, अब तो खर्चे में कमी आ गई। खर्चा कम होता, आमदनी बढ़ गई। हाँ, कंपोजर वगैरह जो कुछ फसल अवशेष ऐसा है कि जो बच जाते हैं उनको कंपोस्ट वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। कंपोस्ट खाद वगैरह गोबर के साथ में दबा के उसे खाद बना लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो ये उर्वरक जो आप डाल रहे हैं वो कम डालने लग गए हैं, खर्चा आपका कम हो गया और आमदनी बढ़ गई है। फसल और जो हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ हो गई और आमदनी बढ़ गई है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो हमारा जो उपजाऊ है, जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो गई है और हमारी जो आमदनी है वो बढ़ गई है। जी आप बताएं, ये जो चर्चा चल रही है फसल अवशेष प्रबंधन में, जो हमारे किसान भाई हैं अगर मशीन द्वारा करना चाहते हैं प्रबंध, तो कौन सी मशीन से प्रबंध कर सकते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फसल अवशेष की समस्या है मुख्य रूप से धान है और गन्ने की पताई है। तो गन्ने की पताई और धान के लिए मल्चर सबसे उपयुक्त यंत्र है। मल्चर के द्वारा हम धान की जैसे बात करें पुआल की, तो धान कटते के साथ ही कंबाइन से यदि हम धान कटवाते हैं तो उसके हम प्रबंधन मल्चर के द्वारा कर सकते हैं। गन्ने की पताई जितनी सूखी होगी उतनी आसानी से कट जाती है। और ये फसल अवशेष प्रबंधन का कार्यक्रम हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे पिछले 4 वर्षों से चला हुआ है। और पिछले वर्ष हमारा जो कृषि ये ज़िला है
बुलंदशहर, वो प्रथम स्थान पर रहा फसल अवशेष प्रबंधन के प्रबंधन करने के उसमें। तो इन मशीनों द्वारा अगर हमारे किसान भाई प्रबंध करेंगे तो वो अच्छा लाभ की प्राप्ति करेंगे। अगर अब तक आप भी प्रबंध करना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है कि कहां से हम यंत्र लें, तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन पर और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें इस बार जो हमारी चौपाल लगी है वो कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में है और यहाँ पे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? सर हम पशु चारे में प्रबंध करते हैं अवशेष में। जानकारी है कि कृषि विज्ञान केंद्र में मशीनें हैं, उससे भी हम प्रबंध कर सकते हैं? जी हाँ। तो आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क करेंगे? हाँ जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फिलहाल पशु चारा में वो फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से अपने जो धान की फसल है उसके अवशेष को प्रबंध करते हैं? सर हम मल्चर का इस्तेमाल करते हैं सर। जब भी हमारे धान का पुआल होता है खेतों में, कंबाइन से कटवा देते हैं तो मल्चर का इस्तेमाल करते हैं। कितने समय से आप मल्चर और रोटावेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हम अपना तो प्रॉपर नहीं है सर, किसी से भाड़े पर लेते हैं। कितने समय से कर रहे हैं? सर 2 साल से कर रहे हैं सर। 2 साल से हम इसका। इससे पहले क्या करते थे? सर हैरो वगैरह चलाते थे सर। आग लगाते थे उससे पहले? चारे का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। सबसे पहले तो हमें चारे की ज़रूरत रहती है तो हाथों से कटवा के चारे में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो बाकी बचा रहता है तो उसे हैरो वगैरह या मल्चर वगैरह रोटावेटर से चलाते हैं। तो जब आपने इन यंत्रों का इस्तेमाल किया तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई? सर इससे मृदा का स्वास्थ्य बदलता है, अच्छा होता है, बेटर होता है और इससे हमारी मतलब उत्पादन भी अच्छा आता है सर। आपको सही रहेगा तो मृदा का स्वास्थ्य सही रहेगा तो फसल भी अच्छी आएगी। आपको जानकारी है कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी यंत्र हैं, हम यहाँ से भी यंत्र ले सकते हैं? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और सर अब हम हमारे जैसे कृषि प्रबंधन करते हैं तो इसके अगर कोई इम्प्लीमेंट चलवाते हैं तो सर हमारे लिए उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, बस इतना है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी यंत्र हैं, आप इन यंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जो खर्चा ज्यादा आता है कितना, जैसे एक मैं यंत्र की बात करता हूँ, हैप्पी सीडर की मैं बात करता हूँ, हैप्पी सीडर की आपको क्या क्या कितना खर्चा आता है? मल्चर प्रॉपर मल्चर चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा आता है, हैप्पी सीडर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। हैप्पी सीडर का अगर आप एक दिन के लिए लेते हैं तो क्या खर्चा आता है आपका? सर हम यहाँ से कभी बाहर से आप लेते हैं हैप्पी सीडर तो आपका क्या खर्चा आता है एक दिन का? सर वो तो बीघे के हिसाब से लेते हैं सर, चार्जेस बीघे के हिसाब से। कितना लेते हैं आपसे? 300 रुपये पर बीघे के हिसाब से। 300 रुपये पर बीघा। तो कितने दिन में आप कर लेते हैं उसको, बीघे को? एक दिन में कर लेते हैं पर बीघा? जी हाँ, एक दिन का 300 रुपये खर्चा है। जी जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मल्चर की अगर वो बात करते हैं कि उनको थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने में खर्चा ज़्यादा आता है। उन्होंने बताया कि मैं बाहर से एक बीघे के लिए अगर मल्चर लेता हूँ तो 300 रुपये उसका खर्चा आता है। और अगर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो मल्चर है और किसान भाई लेकर उससे जुताई करना चाहता है एक बीघे में तो उसका कितना खर्चा आएगा? देखिए ये यंत्र यहाँ पे किसानों की सुविधा के लिए हैं
और एक कृषि विज्ञान केंद्र प्रति किसान को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध कराता है। वो उसको अपना यहाँ पे आधार कार्ड जमा करके यंत्र को अपने ट्रैक्टर से ले जाते हैं, यूज़ करके उसके बाद यंत्र यहीं पे छोड़ देते हैं और 50 रुपये प्रतिदिन के साथ। एक बीघे में एक दिन में मल्चर जो है वो उनका प्रबंध कर देगा? नहीं, एक बीघे के लिए नहीं। अगर मल्चर वो ले जाता तो एक दिन में वो 40 से 50 बीघे तक जोत सकता है अपना मल्चर। 40 से 50 बीघे तक? जी, मात्र 50 रुपए के किराए पे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। जहां हमारे किसान भाई एक बीघे के 300 रुपए मल्चर के दे रहे थे प्रबंध करने में, और अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र से लेते हैं तो 40 बीघे तक वो 50 रुपए में अपना प्रबंध कर सकते हैं। तो आप भी अगर लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर योजनाओं से लाभ लें। फसल अवशेष प्रबंधन के जो यंत्र हैं आप भी इनको लेकर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? मैं तो ईख की खेती करता हूँ ज़्यादातर, और जो ईख में जो पत्ती होती है वो उसी में छोड़ देता हूँ। उससे मुझे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, उसमें बरकरार सीलन रह जाती है। दूसरी बात, उसमें खाद बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरी बात, कीड़ा बहुत कम लगता है ईख में, जैसे ज़्यादा कीड़ा लगता है। यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत बहुत दिनों तक पड़ती ही नहीं है। तो पत्ती जो उसमें गलती रहती है उससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, और नलाई का जो खरपतवार, जो जमने का जो ख़राब सिस्टम है वो भी बिल्कुल दूर हो जाता है। उससे खरपतवार भी ज़्यादा नहीं आती है। तो जो ईख में पत्ती छोड़ी जाती है वो बहुत ही फ़ायदे की। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे कितने जागरूक किसान हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूं गन्ने की फसल की, तो गन्ने की फसल के जो अवशेष हैं वो उसको प्रबंध करते हैं, उसको आग नहीं लगाते हैं। वो कह रहे हैं जब प्रबंध करता हूं तो मेरी उसमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। जब उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो कीट भी नहीं लगेंगे। वो कह रहे हैं कि फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? जी हम तो धान की और गेहूं की फसल बोते हैं, और धान के जो पूला होता है उसे ढोरों को चारे में यूज करते हैं। तो आप जो चारे के रूप में दे रहे हैं लाभ मिल रहा है। अगर आप उनको जमीन में ही उसको जुताई कर ले, और हमारे जो यंत्र हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिल रहे हैं, तो आप उनसे भी प्रबंध कर सकते हैं। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करना चाहेंगे? जी अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं तो अभी फिलहाल पशु चारा में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेंगे और जो यंत्र है उसका लाभ लेंगे। जी आप बताएं, आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? सर जो हम खेती करते हैं धान की, तो उसमें जो पुआल की होती है वो एक तो हम खुर्जा पोट्री में सेल आउट कर देते हैं, और जो कुछ हमारे पास बचत होती है तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर से मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि किसी ने केले की खेती की हुई है खुर्जा के आसपास, तो हम उनसे जो केले के कटे हुए पत्ते होते हैं उनका भी हम मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा तैयार होता है और किसान के लिए भी बढ़िया है, और हम अपने पर्सनल खेत के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें आपकी जो उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है तो आपकी जो फसल है उसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई होगी? हाँ सर, इसमें एक तो उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, दूसरा जो उसका सेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बाजार में उसका भाव अच्छा मिलता है रंग अच्छा होने की वजह से। इससे कीट भी कम लगते होंगे? सर कीट तो कम नहीं लगते, लेकिन हाँ इसमें ज़मीन की जो कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता है, और कार्बन कंटेंट ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसमें हमें पानी कम देने की ज़रूरत पड़ती है, और पैदावार भी अच्छी रहती है। लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं, और प्रबंध करने के बाद वो किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद है। अगर हमारे जो फसल अवशेष जो किसान भाई प्रबंध नहीं कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो जो मानव हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनको अलग अलग तरीके की बीमारियां होंगी, जैसे कि उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, उनको आंखों में जलन, और उनके स्किन पर बहुत सारे, उनकी त्वचा पर बहुत रैशेज होंगे।
यहाँ तक कि ये भी कोट किया गया है कि ये जो धुआं उठता है जिसे स्मॉग बोला जाता है, इससे स्किन कैंसर तक, आंखों का ग्लूकोमा होने तक की शिकायत बोली गई है। तो इसमें हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से अगर हम अपने फसल के अवशेष को जलाते हैं तो हमारे पर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि अगर इस तरीके से आपको प्रभाव पड़ता है तो आप उसका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। जी आप बताएं, आप अपने जो फसल के अवशेष हैं उसको किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ऐसा है ना, हम दरअसल में रूटावेटर से किराए पे ट्रैक्टर लेते हैं गांव में, क्योंकि हम पे खुद का ट्रैक्टर नहीं है छोटे किसान होने के कारण, तो उससे हम किराए पे अपना जुतवा देते हैं। और जो ऊपर का पार्ट है उसे हम जो चारे में यूज करते हैं। ऐसे ही गेहूँ में है, गेहूँ में भी जो नीचे का थोड़ा हिस्सा रह जाता है मैनुअल कटाई होती है हमारे यहाँ। जो छोटे किसान होने कंबाइन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास अपना ट्रैक्टर है? नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पे मशीनें दे रहे हैं, जी, तो आपके पास अपना जो ट्रैक्टर है वो नहीं है आपके पास? मतलब हम किराए का ट्रैक्टर लाएं और फिर यहाँ से हम ये यंत्र ले जाएं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें किराया ट्रैक्टर वाले को किराया देना है, फिर वो जुताई करेगा उसका भी पैसा लेगा वो। तो इसलिए हम उसी का रूटावेटर, उसी का ट्रैक्टर लेके उससे जुताई कराते हैं। देखिए गेहूं के अवशेष की भी और धान के अवशेष की भी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनके पास अपना स्वयं का ट्रैक्टर नहीं है। वो यहाँ से लेना तो चाहते हैं यंत्र, परंतु उनको बाहर से लेना पड़ता है, वो महंगा भी पड़ता है। सर, हमारे जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं, क्योंकि छोटी जोत के किसान हैं यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो इन यंत्रों का इस्तेमाल कर पाएंगे। किसान भाई, मैं आपको बताएं कि कृषि विभाग द्वारा हर ब्लॉक में किसानों के यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हुए हैं, और हर ब्लॉक कम से कम 3-3, 4-4 कस्टमर सेंटर के और 8-8, 9-9 यंत्र उनके यहाँ हैं। तो वहाँ से ट्रैक्टर भी ले सकते हैं? जी हाँ, वो किसान उनसे कंसल्ट करेंगे तो ट्रैक्टर के सहित भी आप यंत्र भी देंगे और ट्रैक्टर भी लेंगे, वो आपको जोत के भी आएंगे और आपसे बस आपका चार्ज लेंगे वो। तो ये आप किसान भाई आपको, और खासकर ये उनके लिए की गई है कि हर किसान भाई बड़े, क्योंकि इस यंत्रों के लिए कम से 45 से 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए इन यंत्रों के लिए। सभी किसान भाई, अधिकतर किसान भाइयों के पास 30 से 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो इसको चला नहीं सकते हैं। तो इसलिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोल गए, वहाँ पे ट्रैक्टर भी हैं, यंत्र भी हैं। आप वहाँ जाइए, आप उनसे संपर्क करिए और ट्रैक्टर साथ में यंत्र लीजिए, और वो लोग जोत भी आएंगे तो आपको किराया देना होगा, तो वो भी सरकारी रेट पर। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। आप कृषि विभाग में आप संपर्क करें कि जो आपके ब्लॉक में जो है वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, वहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा और साथ ही साथ मशीन भी मिलेगी, तो आप इससे एक अच्छा लाभ कम दाम में प्राप्त कर पाएंगे। ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, अगर मौसम की जानकारी लेनी है तो मौसम की जानकारी वो किस प्रकार से ले सकते हैं? केवीके बुलंदशहर से मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग और नाउ कास्टिंग के तहत किसानों को 5 दिन और 3 से 24 घंटे के अंदर अगर कोई मौसम में परिवर्तन है तो उसकी जानकारी दी जाती है। ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन।
मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के तहत मंगलवार और शुक्रवार के दिन 5 दिनों का आगामी मौसम कैसा होगा इसकी जानकारी दी क्या जाए। ये कृषि विज्ञान केंद्र की साइट पर उनको पता चलेगा या कैसे जानकारी होगी उनको? जी, किसान भाई डिजिटल तकनीक के तहत घर बैठे देख सकते हैं। उसके लिए एक ऐप है मेघदूत, उसमें उनको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सिंपल सा नाम पूछता है, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और किस जिले का आप मौसम चाहते हैं। लैंग्वेज उसमें 2 भाषाओं में अभी जानकारी उपलब्ध की जाती है, हिंदी और इंग्लिश। इसके साथ ही इस सेंटर से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए हैं जो हर ब्लॉक वाइज हैं, उसमें किसान जुड़े हैं, उसके तहत भी उनको उस ग्रुप पे जानकारी दी जाती है। अगर मेघदूत ऐप की बात करते हैं तो क्या उसमें अगर वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो उसमें हमारे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का सारी जो मौसम की जानकारी है उसमें आ जाएगी? जी, उसमें कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। जी, मेघदूत ऐप एक ऐसा ऐप है कि उस पे एग्रो एडवाइजरी जो दी जाती है, मौसम के साथ कृषि परामर्श है कि आगामी 5 दिनों का मौसम ये है, उसमें आप अपनी इन फसलों में ये काम करें और फसल पे स्टेज वाइज किस अवस्था में है क्रॉप, उसकी पूरी जानकारी उस पे उपलब्ध रहती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने आपको बताया कि आप अगर मेघदूत ऐप में अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप उससे अपने वेदर जो आपके वहाँ का मौसम है उसकी 4 से 5 दिन की जानकारी ले सकते हैं। उसमें आपको पता रहेगा कब बारिश आएगी, उससे आपको ये भी पता रहेगा कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, तो उसकी आपको उत्तम जानकारी आपके पास होगी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई हैं, कटाई करने के बाद तो कितने समय में उनको बुआई करनी चाहिए? देखिए, ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर खरीफ और रबी की फसल में बहुत कम इंटरवल होता है। रबी के बाद जैसे गेहूं बोया जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि ये टाइम से बुक जाए जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल जाए। और धान के केस में वो जब तक फसल अवशेष प्रबंधन हम मैनेज जो प्रक्रिया है, जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उससे करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे जो यंत्र हैं इनसे हम करते हैं तो ये एक ही दिन में हम मैनेजमेंट करके और अगली बार जुताई करके और तीसरे दिन हम खेत की बुवाई कर सकते हैं। तो जो हमारा समय जो 1 हफ्ते या 10 दिन का जो समय लगता है जिससे हमारी पैदावार पर सीधा असर पड़ता है, वो हमारा पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, एक साथ और फ़ायदा मिलेगा कि हम अगर फसल अवशेष का मैनेजमेंट करते हैं, अपने यंत्रों के द्वारा जुताई कर देते हैं और उसे काट के अपने खेत में बिछा देते हैं, तो आजकल स्थिति अगर देखी जाए तो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी ज़मीन का 1 या 1 से ऊपर हुआ करता था, अब कहीं भी आप चेक करा के देखिए, कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबका 1 से नीचे है, जिससे हमारी लागत बढ़ती जा रही है और पैदावार कम हो रही है। तो हमें इसकी तरफ ज़रूर किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं। पहले आदमी 8-8, 10-10, 20-20 भैंसें पालता था, उनका सड़ा हुआ गोबर डालता था। अब कोई एक पाल लिया तो पाल लिया, नहीं तो ज़्यादातर मोल का ही दूध ले तो उनको पशुपालन पे ध्यान देना चाहिए। पशुपालन पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर पर बढ़ाने पर भी ध्यान। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाइए, उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।